हेलो मेंबर्स, मुझे आप सब भाई लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैंने एक टेलीग्राम पर एक नई स्टोरी का चैनल बनाया है, तो आप चैनल से जुड़ें और हम मुझे सपोर्ट दिखाओ। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं डेली यहाँ फिर से 5 एपिसोड डालूंगा, शुरू कर दूंगा। तो आप लोग सपोर्ट करो और सभी 1,000 तक मेंबर्स टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहिए, और ज्यादा करो तो आपकी मर्जी। और एक बात, मेरी कहानी भी अच्छी है और उसमें एक्शन लेकर रोमांस तक सब कुछ है। वही मार्शल डॉक्टर जैसा है, या कहा गया है कि उसकी आवाज भी अच्छी है। लेकिन मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन मैं यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब का यूएसपी कॉपीराइट दे देगा। तो एक बार सभी सदस्यों से फिर से बोल रहा हूं, और टेलीग्राम पे सपोर्ट दिखाओ। स्टोरी का नाम है मयंक द वॉरियर। लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और चैनल के बारे में सेक्शन में भी दे रहा हूं। जहां से जुड़ना है वहां से कर लो। सैम तक 1,000 के होने चाहिए। लास्ट बार बोल रहा सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि पैसे भी नहीं ले रहा हूं आपको। मेरे पैसे लगा के स्टोरी भी दे रहा हूं। अगर फुल सपोर्ट हुआ तो डेली 10 एपिसोड भी दे सकता हूं। तो स्टोरी सुनो और मजे करो, और मैंने जो बोला है वो भी कर देना। ओके, बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कोड 246। विहान ने कुछ मोटे आदमियों और युवा लड़की को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह लुटेरों के एक गिरोह से मिला था। हालांकि उन्होंने गलत लक्ष्य चुना था। उन आदमियों ने अपने हाथों में चमकती हुई तलवारें लहराईं, लेकिन जैसे ही वे बोलने वाले थे, विहान आगे बढ़ा और उसकी आभा बह गई, जिससे एक शक्तिशाली हवा का झटका उत्पन्न हुआ, जिसने उन्हें आसपास की इमारतों की दीवारों में उड़ा दिया। वे खून बहाते और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कोई नहीं जानता था कि वे मरे हैं या जीवित। लड़की जो हुआ उससे स्तब्ध रह गई। विहान ने उसे अनदेखा कर दिया। ये लोग सिर्फ चींटियां थे जो उसके समय के लायक नहीं थे। फिर उसने अंधेरे का फायदा उठाकर प्राचीन महल में प्रवेश किया। वहां ज्यादा पहरेदार नहीं थे, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी इस जगह पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ पहरेदारों ने विहान को अंदर जाते देखा, लेकिन जब वे उससे पूछताछ करने के लिए चले तो विहान ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों ने एक पहरेदार की गर्दन पकड़ ली और काचा वह टूट गई। अन्य 2 मार्शल एम्पायर सोसाइटी के विशेषज्ञों के चेहरे बहुत बदल गए। उन्होंने अपनी तलवारों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी तलवारें निकाल पाते, 2 हवा के ब्लेड ने उनकी जान ले ली और वे अपने ही खून के पूल में फर्श पर गिर गए। विहान ने अपने सामने के दरवाजे को देखा और मुस्कुराया। उसने अपना पैर उठाया और इतनी जोर से लात मारी कि कब्जे टूट गए और दरवाजा एक धमाके के साथ दीवार से टकरा गया। ध्वनि ने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया और प्राचीन महल की सभी लाइटें चालू हो गईं और अनगिनत विशेषज्ञ दौड़कर आए। उसे पकड़ो। हालांकि वे नहीं जानते थे कि विहान कौन था, लेकिन कोई भी जो इतनी देर रात में हंगामा करने की हिम्मत करता था, निश्चित रूप से बुरा इरादा रखता था। उन्होंने अपनी तलवारें निकालीं और सामूहिक रूप से हमला किया। जवाब में ड्रैगन स्लेयर तलवार विहान के हाथ में दिखाई दी, जो एक रक्तलाल आभा उत्सर्जित कर रही थी। यह भी खून के लिए उत्सुक थी। चले जाओ या मरो। उसकी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि हवा में हत्या की मंशा भर गई। वह इन लोगों को जीवन का एक मौका देना चाहता था। दुर्भाग्य से उन्होंने इसका सम्मान नहीं किया और अपना हमला जारी रखा। ड्रैगन स्लेयर, मैं सोचता हूं कि अब तुम कितने मजबूत हो, मुझे दिखाओ। फफ पफ फफा 10 से अधिक विशेषज्ञ तुरंत मारे गए। उनमें से कोई भी उसकी तलवार का विरोध नहीं कर सका। जहां भी तलवार गुजरी वहां केवल मृत्यु थी। विहान ने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार को देखा, जैसे कि वह एक पुराने दोस्त को देख रहा हो। उसने कहा, तुम्हारी हत्या की ऊर्जा वही है जो मैं चाहता हूं। आज से तुम और मैं मार्शल आर्ट्स के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। विहान ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को ऊपर उठाया और प्राचीन महल में और आगे बढ़ा। इस बार कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। उसने एक ही तलवार के प्रहार से 10 से अधिक लोगों को मार डाला था। अचानक कुछ भयानक आभा वाले विशेषज्ञ बाहर दौड़े और गरजे, यह तलवार है, एक साथ हमला करो।
और तलवार को छीन लो। साहस पाकर मार्शल एम्पायर सोसाइटी के विशेषज्ञों ने पीछा किया। 1 सेकंड बाद हत्या की मंशा ने कमरे को फिर से भर दिया। विहान ने अपना सिर हिलाया और बड़बड़ाया, कोई भी मेरी तलवार को नहीं ले सकता, कोई नहीं। अपनी एज्योर ड्रैगन फैंटम तकनीक का उपयोग करते हुए उसने भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाया और ड्रैगन स्लेयर तलवार ने आसानी से उनकी जान ले ली। खून की धाराएं बहने लगीं और 5 मिनट बाद विहान एकमात्र जीवित प्राणी था जो सिर कटे शवों से घिरा हुआ था। प्राचीन महल के अंदर जो विशेषज्ञ पहले ही भाग गया था, उसने ब्रूस का दरवाजा खोला। मास्टर, कुछ हुआ है? ब्रूस ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो आपदा भविष्यवाणी की थी वह यहां थी। उसने दीवार पर लटकी एक प्राचीन तलवार पकड़ ली। कितने हुक्सिया विशेषज्ञ हैं? 20? 50? अगर हुक्सिया से 50 विशेषज्ञ आए तो स्थिति निराशाजनक होगी। अगर 20 होते तो शायद उसके पास मौका होता। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन आया है। विशेषज्ञ ने अपनी लार निगली और कांपती आवाज में कहा, मास्टर, न तो हम। ब्रूस ने महसूस किया कि कुछ गलत था। क्या 100 लोग हो सकते हैं? मास्टर, केवल एक व्यक्ति है, एक युवक तलवार लिए हुए। उसने हमारे मार्शल एम्पायर सोसाइटी के लगभग 100 सदस्यों को मार डाला है। क्या कोई अकेले प्राचीन महल में आने की हिम्मत कर रहा था और 100 लोगों को मार डाला था? यह भयानक व्यक्ति कौन था? जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलने और चीजों की जांच करने वाला था, दरवाजा लात मारकर खोला गया और विहान की आकृति उसके दृष्टिकोण में दिखाई दी। ब्रूस स्तब्ध रह गया। स्वाभाविक रूप से उसने विहान को पहचान लिया। मास्टर, यह वह है। उसने बाहर सभी को अकेले मार डाला। आपको हमारी मदद करनी होगी, घायल विशेषज्ञ ने कहा। ब्रूस ने चारों ओर देखा और जब उसने किसी और को नहीं देखा तो राहत की सांस ली। हालांकि यह बच्चा बहुत मजबूत था, लेकिन एक व्यक्ति से लड़ना 10 या 20 से लड़ने से बेहतर था। ब्रैट, तुमने मेरे मार्शल एम्पायर सोसाइटी को क्यों नष्ट किया? विहान ने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार को लापरवाही से घुमाया। एक ठंडी आभा ने पूरे कमरे को ढक लिया और तापमान तेजी से गिर गया। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे लोग हुक्सिया में एक कदम भी रखने की हिम्मत करते हैं तो मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। तुमने न केवल मेरे शब्दों को अनदेखा किया, बल्कि तुमने मेरे अधीनस्थों को भी निशाना बनाया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। इसके अलावा मुझे धमकियां पसंद नहीं हैं। ब्रूस स्तब्ध रह गया। उसने इस बच्चे को इतना अहंकारी होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी प्राचीन तलवार निकाली और ऊपर उछल गया। हरामी, तुमने मेरे इतने सारे अधीनस्थों को मार डाला। मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। उसकी तलवार एक धूमकेतु की तरह उतरी जब वह विहान की ओर दौड़ा। विहान की आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया। ब्रूस वास्तव में इतना शक्तिशाली था। केवल आभा के मामले में यह उसकी अपनी से कहीं अधिक था। विहान ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया और ड्रैगन स्लेयर तलवार को आने वाली तलवार पर घुमाया। क्लैंग! विहान 6 कदम पीछे हट गया। उसका खून उबल रहा था। हालांकि ब्रूस ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि ब्रूस उससे एक पूरे प्रमुख क्षेत्र ऊपर था। एकता क्षेत्र। यह पहला एकता क्षेत्र विशेष्य था जिससे वह कुनलुन पर्वत छोड़ने के बाद मिला था। एपिसोड 247। विहान आखिरकार समझ गया कि ब्रूस को यहां लगभग एक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता था। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कम आंका था। एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ वह सबसे मजबूत विशेषज्ञ था जिसका उसने अब तक सामना किया था, जो जियांगनान प्रांत में मिले किसी भी विशेषज्ञ से कहीं अधिक था। उसके अनुमान के अनुसार ब्रूस शायद हुक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 30 में होता। जब ब्रूस ने देखा कि विहान को पीछे धकेल दिया गया है तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। विहान, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत मजबूत हो। अपने साथियों में तुम्हें एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है। दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले। शायद अगर मैं रैंकिंग के शीर्ष 10 में से किसी का सामना कर रहा होता तो मैं थोड़ा डरता, लेकिन तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं हो।
ब्रूस तुरंत विहान की ओर दौड़ा। उसके हाथ में प्राचीन तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा की छाप के साथ चमक रही थी। उसकी आंखों में विहान सिर्फ एक चींटी था जिसे वह कुचलने के लिए नियत था। पूछी। एक ठंडी चमक चमकी जब विहान के हाथ से कुछ उड़कर ब्रूस की हथेली में घुस गया। यह एक डांट था। खून एक फव्वारे की तरह उमड़ पड़ा और उसका हाथ भी टूट गया। ब्रूस ने अविश्वास से घाव को देखा। अपने क्रोध में उसने अपने दूसरे हाथ से विहान पर एक मुक्का फेंका। मरो। इस दूरी पर विहान नहीं बच सका, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने मुक्के में केंद्रित कर दी। असुर स्ट्राइक। विहान ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई जब उसने आने वाले मुक्के पर प्रहार किया। अगर वह मजबूत बनना चाहता था तो उसे खुद से मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। जब तक वह इस लड़ाई से जीवित निकलता, वह निश्चित रूप से मजबूत हो जाता। हर जीवन मृत्यु की लड़ाई अपनी सीमाओं को पार करने का एक अवसर थी। बैंग। फिर से विहान फिर से आगे बढ़ा। दोनों मुक्के फिर से टकराए और विहान फिर से पीछे हट गया। हालांकि प्रत्येक आदान प्रदान के बाद वह धीरे धीरे जमीन हासिल कर रहा था। ब्रूस का भाव बदल गया। उसका सामान्य शांत भाव अब नहीं था। क्या यह बच्चा पागल था? रुको, पागल? अचानक उसने कुछ सोचा। यह बच्चा वास्तव में इस लड़ाई का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहता था। ब्रूस गर्जा, तुम वास्तव में इस समय आगे बढ़ना चाहते हो? बस अपनी मृत्यु स्वीकार करो। उसका अगला मुक्का लगभग उसकी सारी शक्ति से भरा था। हुक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 20 में से भी इस हमले से बचाव करने में परेशानी होती। विहान ने महसूस किया कि यह मुक्का अलग था। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाता। क्या उसे दूसरा कब्रिस्तान का पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? बूम! एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी और विहान उड़ गया। उसी समय ब्रूस ने जमीन से एक टूटी हुई तलवार पकड़ी और विहान की छाती में घुसाने की कोशिश की। मैंने 60 साल तक साधना की है और मैं पर्ल नेशन में सबसे मजबूत विशेषज्ञ हूं। तुम जैसे चींटी मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे करती है? अपने अगले जीवन में समझदार बनना याद रखना। टूटी हुई तलवार उसकी छाती को छेदने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। विहान मुस्कुराया और फिर बड़बड़ाया, विदुरदेव, आगे आओ। जब ब्रूस ने विहान के अस्पष्ट शब्दों को सुना तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और अपना हमला जारी रखा। फिर कौन उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? एक चौंकाने वाली दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। दीवारें हिल गईं और जमीन फट गई। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। ब्रूस ने एक मुंह खून उगल दिया। उस दहाड़ की ध्वनि तरंगों ने वास्तव में उसके आंतरिक अंगों को घायल कर दिया था। एक आग की लौ एक तीर की तरह हवा को चीरती हुई टूटी हुई तलवार और उसके हाथ पर उतरी। कांचा टूटी हुई तलवार धूल में बदल गई। उसी समय ब्रूस का शरीर उड़ गया और वह कुछ दूरी तक लुढ़कता रहा और फिर मुंह के बल गिरा। वह भयभीत था। एक विशेषज्ञ है और एक अद्वितीय विशेषज्ञ। उसने अविश्वास से अपने हाथ को देखा जिसमें अब 5 उंगलियां गायब थीं। हवा एक दमघोंटू आभा से भरी थी और ब्रूस को लगा जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो। वह घबरा गया। कौन सा विशेषज्ञ इस बच्चे को बचाने आया था? अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने एक आकृति को देखा जो आग में नहाई हुई लग रही थी, दौड़ती हुई आ रही थी। इस आकृति के रास्ते में सब कुछ जलकर राख हो गया। जब आकृति विहान के पास पहुंची तो आखिरकार उसे उस व्यक्ति को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। ये एक बूढ़ा आदमी था जो एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। बूढ़े आदमी की एक नजर ही ब्रूस को निराशा की गहराई में डुबोने के लिए काफी थी और उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। तुम वास्तव में कौन हो? बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को पीछे रखा और ठंडी निगाह से चारों ओर देखा। मैं विदुरदेव हूं। उसका लहजा निर्विवाद था और एक मजबूत हत्या की मंशा से भरा हुआ था। उसकी आवाज ब्रूस के कानों में गरज की तरह गूंजी। एपिसोड 248। विदुरदेव? विदुरदेव कौन था? ब्रूस स्तब्ध था।
वह हुक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 100 विशेषज्ञों को अपनी हथेली की तरह जानता था। इस बूढ़े आदमी की आभा के आधार पर यह स्पष्ट था कि वह उनके शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। हालांकि नाम उस किसी से मेल नहीं खाता था जिसे वह जानता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या हुक्सिया में इतना भयानक अस्तित्व था? उसकी आंतरिक भावना ने उसे बताया कि इस बूढ़े आदमी की ताकत ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 10 विशेषज्ञों को भी पार कर गई थी। अंतहीन भय और डर ने उसे अभिभूत कर दिया। यह व्यक्ति कौन था और वह इतना शक्तिशाली क्यों था? क्या वह बर्बाद था? विदुरदेव ने ब्रूस को अनदेखा कर दिया। उसकी आंखों में एक व्यक्ति को छोड़कर सभी चींटियां थीं। वह घायल युवक था। उसने विहान को देखा और अपना हाथ हिलाया। सच्ची क्यूई की एक धारा विहान के शरीर में उमड़ पड़ी। गर्म धारा विहान के शरीर के घायल हिस्से से होकर बहने लगी और उसकी स्थिति तुरंत सुधर गई। उठो! विदुरदेव ने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसकी सच्ची क्यूई ने विहान को उसके पैरों से उठा दिया। धन्यवाद वरिष्ठ, विदुरदेव ने सिर हिलाया। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। फिर इस चींटी से कैसे निपटें? विदुरदेव की आंखें ब्रूस की ओर मुड़ीं, जिसने तुरंत महसूस किया कि उसकी जान अत्यंत खतरे में थी। वह अब और संकोच नहीं किया। प्लॉप! वह घुटने टेक दिया। सर, कृपया मेरी जान बख्श दें, कृपया मेरी जान बख्श दें। उसने इस स्तर तक साधना नहीं की थी, केवल मरने और सब कुछ खोने के लिए। उस क्षण विहान गहरे विचार में पड़ गया। ब्रूस को मारना निश्चित रूप से उसके गुस्से को शांत कर देता। हालांकि उसे जीवित रखने का मतलब था कि उसके पास एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ होगा जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा, जो शायद हुक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 30 में से एक विशेषज्ञ के रूप में मजबूत था। हालांकि बाद वाला एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ होने के कारण एक अलग समस्या भी प्रस्तुत करता था। चूंकि ब्रूसर उससे मजबूत था, वह ब्रूस को नियंत्रित करने के लिए अपने रक्तसार का उपयोग नहीं कर सकता था। मानो विहान के संकोच को महसूस करते हुए ब्रूस ने जल्दी से कहा, सर, एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। मेरे नसों में हुक्सिया का खून दौड़ रहा है। मेरे पिता हुक्सिया से थे, जबकि मेरी मां पर्ल नेशन से थी। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं। विदुरदेव ने विहान को देखा और उसके दिल में संकोच को महसूस किया। उसने पूछा, क्या इस चींटी ने आपके प्रियजनों को मारा है? विहान ने सिर हिलाया। उस मामले में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, विदुरदेव ने कहा। वह आपसे मजबूत है, इसलिए उसे जीवित रखना आपके लिए उसे मारने से अधिक लाभकारी है। ब्रूस ने विदुरदेव के शब्दों को सुनकर बार बार सिर हिलाया। उसने विहान से कहा, सर, मैं जो कुछ भी आप चाहते हैं करूंगा। मैं पर्ल नेशन के नेताओं से भी निपटने को तैयार हूं। विहान ब्रूस का एकमात्र जीवित रहने का मौका था। विदुरदेव ने जारी रखा, मानव हृदय अविश्वसनीय है। क्या आप अपना रक्तसार देने को तैयार हैं? ब्रूस स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक बार जब वह अपना रक्तसार दे देता तो वह पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता और भविष्य में मुक्त होने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसीलिए बिना किसी और देरी के ब्रूस ने अपनी हथेली को अपनी छाती पर मारा और काले रक्तसार की एक बूंद निकलकर हवा में तैरने लगी। विदुरदेव ने सिर हिलाया और विहान को देखा। आपके साधना के स्तरों में अंतर के कारण आप उसे नियंत्रित करने के लिए अपना रक्तसार उसमें नहीं डाल सकते। हालांकि आप उसके रक्तसार को नियंत्रित कर सकते हैं, जो मूल रूप से वही बात है। मैं अब आपके समुद्र की चेतना में एक तकनीक संचारित करने जा रहा हूं जिसे आप अध्ययन और समझ सकते हैं। 1 सेकंड बाद विदुरदेव ने अपनी उंगली से विहान के माथे को छुआ और रक्तसार को नियंत्रित करने की तकनीक के बारे में अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में भर गई। विहान ने इसे कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद जल्दी से अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और एक ऋण काले रक्तसार पर उतरा। जब ऋण गायब हो गया तो विहान ने अपनी समुद्र की चेतना में उसकी उपस्थिति को महसूस किया। जब उसने मानसिक रूप से उसे निचोड़ा तो ब्रूस ने एक मुंह खून उगल दिया। मास्टर, कृपया दया दिखाएं।
ब्रूस ने विहान को सदमे में देखा। विहान ने सिर हिलाया और उस पर अपनी पकड़ छोड़ दी, जिसके बाद ब्रूस ने राहत की सांस ली। मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद मास्टर। अब से मैं आपका सबसे वफादार नौकर होऊंगा। इस क्षण विदुर देव ने ब्रूस को देखा और पूछा, क्या यहां एक गुप्त कमरा है? मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है। हां, है सर। ब्रूस जल्दी से खड़ा हो गया और झुक गया, फिर उन्हें एक दीवार की ओर ले गया। उसने पास की एक शेल्फ पर एक निश्चित चीनी मिट्टी के प्राचीन वस्तु को घुमाया और दीवार अचानक खुल गई, एक गुप्त कक्ष को प्रकट करते हुए। सर, यह जगह है जहां मैं प्रशिक्षण करता हूं और अपने खजाने छिपाता हूं अंदर। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, विदुरदेव और विहान अंदर चले गए। विदुरदेव ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजा बंद हो गया, जिससे ब्रूस बाहर कुछ स्तब्ध रह गया। गुप्त दरवाजा एक तंत्र द्वारा नियंत्रित था और एक शक्तिशाली सील द्वारा संरक्षित था। हालांकि बूढ़े आदमी के सामने यह एक सजावट से बेहतर नहीं था। उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और बाहर के हॉल की ओर चला गया। सायरन पहले से ही बज रहे थे, इसलिए उसे स्थिति को संभालने की आवश्यकता थी। ब्रूस ने आह भरी। मुझे उसकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। अब न केवल मार्शल एम्पायर सोसाइटी नष्ट हो गई है, बल्कि मैंने अपनी स्वतंत्रता भी खो दी है। हालांकि वह इस परिणाम के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकता था, फिर भी यह मृत्यु से बेहतर था। गुप्त कक्ष के अंदर विदुरदेव ने अपने हाथों को पीछे रखा और विहान को रुचि से देखा। तुम कमजोर हो, मेरी कल्पना से भी अधिक कमजोर। विहान स्तब्ध था। वह जानता था कि विदुरदेव बहुत मजबूत था, हालांकि ये शब्द बहुत ही तिरस्कारपूर्ण थे। वरिष्ठ, आपका साधना का स्तर क्या है? तुम्हारे लिए यह नहीं जानना बेहतर है। विदुरदेव ने अपना सिर हिलाया। यह तुम्हारे दांव दिल को प्रभावित करेगा। एपिसोड 249। अभी तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी ताकत बढ़ाना। केवल जब तुम एक निश्चित स्तर की ताकत तक पहुंचोगे, तभी तुम संसार कब्रिस्तान के रहस्यों को उजागर कर पाओगे। संसार कब्रिस्तान के रहस्य? विहान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं हमेशा से जानना चाहता था। आप सभी इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, तो आप वहां क्यों फंसे हुए हैं? विदुरदेव स्तब्ध रह गया। उसने खालीपन में देखा, जैसे कि विचारों में खो गया हो। हजारों साल पहले जो हुआ उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। इसके अलावा तुम्हारा स्तर ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। विहान, जब तुम्हारी ताकत उचित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो संसार कब्रिस्तान के विशेषज्ञों में से एक स्वाभाविक रूप से तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ था। अभी तुम जानने के योग्य नहीं हो। हालांकि तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि संसार कब्रिस्तान एक रहस्य बना रहना चाहिए और तुम इसे दूसरों के हाथों में नहीं जाने दे सकते। अगर कोई इस रहस्य के बारे में पता लगाता है, तो उसे बिना किसी संकोच के मार देना चाहिए। उन्हें गुलाम बनाने के बारे में भी मत सोचो। विदुरदेव का लहजा अत्यंत गंभीर था और उसका भाव गंभीर था। विहान का भाव गंभीर हो गया जब उसने अपनी जेब में काले पत्थर को कसकर पकड़ लिया। कोई भी इस रहस्य के बारे में नहीं जानता था। प्रिया और जिया चौहान को भी नहीं पता था। हालांकि चीफ जोरावर, जिसने क्लाउड लेक मनोर में विहान परिवार पर हमला किया था, शायद इस काले पत्थर के लिए आया था। सौभाग्य से काले पत्थर के बारे में जानने का मतलब यह नहीं था कि वह संसार कब्रिस्तान के बारे में जानता था। आखिरकार यह काला पत्थर विहान के साथ इतने सालों से था, फिर भी हाल ही में ही संसार कब्रिस्तान सुलभ हुआ था। यहां तक कि उसके माता पिता को भी इसके बारे में नहीं पता था। कोई बात नहीं, एक बार जब मैंने चीफ जोरावर की ठीक से जांच कर ली, तो मैं उसे मार दूंगा। विहान ने अपना मन बना लिया। विदुरदेव ने विहान को गहराई से देखा और कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उस समय मैं इन्फर्नो सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। हालांकि मैं उस युग में एक शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, फिर भी मेरे पास एक निश्चित मात्रा में अधिकार था। दुर्भाग्य से मेरे शिष्य उस युद्ध में मारे गए, जिसने इस दुनिया से अनगिनत सेक्ट्स को मिटा दिया। इसलिए इन्फर्नो सेक्ट अब अस्तित्व में नहीं है।
मैंने अपना पूरा जीवन साधना में बिताया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अंतिम चरण में असफल हो जाऊंगा। यह मेरा एकमात्र पछतावा है। यह कहने के बाद विदुर देव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने विहान को गंभीरता से देखा। विहान, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे एकमात्र शिष्य बनने और मेरी विरासत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तुम्हारी साधना कचरा है और तुम्हारी प्रतिभा औसत है। यहां तक कि तुम्हारा रक्तवंश मेरी आंखों में बेकार है। कुल मिलाकर तुम एक महत्वहीन धूल का कण हो। विहान यह सुनकर थोड़ा नाराज हो गया। जब वह कुनलुन पर्वत में था तो बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी प्रतिभा का स्तर बुरा नहीं था। विदुर देव उसे इतना नीचा क्यों दिखा रहा था? हालांकि दूसरी सोच पर विदुर देव प्राचीन काल का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए उसका मूल्यांकन और दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उस समय पर आधारित था जब साधना करने वाले बहुतायत में थे और कई अद्वितीय विशेषज्ञ थे। विदुर देव शायद कुनलुन पर्वत के अधिकांश विशेषज्ञों को भी कचरा ही रेट करता। यह सोचकर उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया। पहले कि विहान अपने विचारों को पूरा कर पाता, विदुर देव आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली आभा जारी की। हालांकि तुम में कई खामियां हैं और तुम सिर्फ एक नश्वर चींटी हो। तुम संसार कब्रिस्तान को नियंत्रित करते हो और तुम्हारे पीछे 100 प्राचीन विशेषज्ञ हैं। तुम सभी जीवित प्राणियों को कुचलने के लिए नियत हो और यहां तक कि स्वर्गीय दांव भी तुम्हारे खिलाफ असहाय है। संसार कब्रिस्तान तुम्हारे लिए जन्मा था और तुम संसार कब्रिस्तान के लिए अस्तित्व में हो। क्या तुम मुझे अपने दूसरे गुरु के रूप में स्वीकार करते हो? यह सुनकर विहान ने अब और संकोच नहीं किया और सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। अच्छा। विदुर देव का चेहरा चमक उठा जब वह जोर से हंसा। उसने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उसकी उंगली पर संघनित हो गई। फिर उसने विहान के माथे की ओर इशारा किया। एक पल में पूरा कमरा अंधेरा हो गया। फिर अंधेरे में एक तारा दिखाई दिया। अनगिनत तारों की रोशनी की धाराएं विहान के डेंटियन में उमड़ पड़ीं। तुम्हारे वर्तमान साधना के स्तर के साथ तुम मेरी विरासत के केवल एक हिस्से को नियंत्रित कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा साधना का स्तर बढ़ेगा, इस विरासत का अधिक हिस्सा तुम्हारे लिए उपलब्ध होगा। जब तुम पूरी तरह से विरासत तक पहुंच सकोगे तो मुझे आशा है कि तुम संसार कब्रिस्तान के रहस्यों को खोजने के योग्य होंगे। विदुर देव का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर अनगिनत जटिल भाव प्रतिबिंबित हुए जब उसने उस असहनीय और कठिन अतीत के बारे में सोचा। विहान ने अपनी आंखें खोली और स्वाभाविक रूप से विदुर देव की आंखों में जटिल भाव को देखा। किसी कारण से उसने अपने दिल में एक अस्पष्ट असहजता महसूस की। संसार कब्रिस्तान वास्तव में स्वर्ग विरोधी था। हालांकि हर शिक्षक जिसे उसने स्वीकार किया, वह पलक झपकते ही क्यों गायब हो जाता था? क्या यह पुनर्जन्म के मार्ग से संबंधित था? जैसे ही विदुर देव की आकृति गायब होने वाली थी, एक प्राचीन आवाज गूंजी जो स्वर्ग से आ रही थी। यह वीरान और दुखद थी। विहान, यह याद रखो, तुम वह हो जो हमारे लिए चीजें बदल देगा। तुम हमारी एकमात्र आशा हो। फिर विदुर देव की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। संसार कब्रिस्तान में एक और कब्र का पत्थर टूट गया और तीसरा कब्र का पत्थर संक्षिप्त रूप से प्रकाश के साथ चमक उठा और फिर से शांत हो गया। विहान खड़ा हो गया। वे अंतिम शब्द उसके दिमाग में लंबे समय तक गूंजते रहे। उनकी एकमात्र आशा। क्या यह हो सकता है कि ये प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति उसे बिना किसी रोक टोक के मदद कर रहे थे क्योंकि वह उनकी आशा था? यह किस तरह का मजाक था? चाहे वह अमृतदेव हो या विदुर देव, दोनों ही इस दुनिया के शिखर पर खड़े अस्तित्व थे। वह जैसे क्यूई परिवर्तन क्षेत्र का साधना करने वाला इन अद्वितीय विशेषज्ञों को बचाने के लिए क्या कर सकता था? हालांकि उसने इस मामले पर नहीं सोचा। आखिरकार जैसा कि विदुर देव ने कहा, अभी उसे जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना था वह था मजबूत बनना। वह पार बैठ गया। वह फिर से आगे बढ़ने वाला था। उसके शरीर से एक चटकने की आवाज सुनाई दी और वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर की हर मांसपेशी को कांपते हुए महसूस कर सकता था।
आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक भंवर की तरह उसके शरीर में खींची गई जब उसकी आभा बह गई। आज मैं न केवल क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर तक आगे बढ़ूंगा, बल्कि मैं 5वें स्तर तक भी आगे बढ़ूंगा। टूटो! उसकी दहाड़ ने गुप्त कक्ष को हिला दिया जब काला पत्थर उसके शरीर को अंतहीन मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति करने लगा। अगली सुबह विहान ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसका शरीर प्रकाश की एक झलक के साथ चमक रहा था। एक रात की साधना के बाद वह वास्तव में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर तक आगे बढ़ गया था। इसके अलावा उसने यह बिना किसी औषधीय गोली के किया था। उसी समय उसने एक रहस्य खोजा। लगभग हर बार जब वह संसार कब्रिस्तान के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ से मिलता, उसका साधना का स्तर बढ़ जाता। हालांकि उसने देखा कि तीसरे कब्र के पत्थर से कोई हलचल नहीं थी, यहां तक कि कोई प्रकाश भी नहीं था। उसके दिमाग में यादों और ज्ञान से वह बता सकता था कि विधुर देव स्पष्ट रूप से अमर्कदेव से मजबूत था, चाहे वह युद्ध क्षमता, अनुभव या तकनीकों के मामले में हो। उस मामले में तीसरे कब्र के पत्थर के भीतर का विशेषज्ञ कितना भयानक होगा। हालांकि विधुरदेव ने उसे जो अधिकांश यादें दी थीं, वे सुलभ नहीं थीं। स्पष्ट रूप से उसका साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था। एपिसोड 250। विहान ने फिर अपने कपड़े बदले और समय पर नजर डाली। अचानक उसका चेहरा बदल गया। आज प्रदीप गिल के साथ उसकी लड़ाई का दिन था। एक पल भी गंवाने का समय नहीं था। विहान ने तेजी से गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर ब्रूस को इंतजार करते पाया। मास्टर, आप एकांत से बाहर आ गए? ब्रूस की आवाज सम्मान से भरी थी। उसने अपनी आंख के कोने से कक्ष के अंदर झांका, पर कोई नजर नहीं आया। क्या वह वरिष्ठ गायब हो गया था? केवल एक ही निकास था। वह कैसे लापता हो सकता था? क्या वह सचमुच कोई अमर था जो आकाश में उड़ सकता था? इस विचार से ब्रूस का मन अशांत हो उठा और उसने विहान को और भी भय और श्रद्धा से देखा। विहान एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहता था और आज्ञा दी, हुक्सिया के ज्यांगनान प्रांत तक मुझे ले जाने के लिए तुरंत एक विमान तैयार करो, और तुम भी मेरे साथ चलोगे। साथ ही अब से तुम्हारा नाम ब्रूस नहीं होगा, तुम्हारा नया नाम रक्षित है। ब्रूस ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि विहान ने यह नाम क्यों चुना। वह एक नौकर था और इस मामले में उसकी कोई राय नहीं थी। जी मास्टर, मैं समझ गया। मैं तुरंत विमान की व्यवस्था करता हूं। जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एरिना। यह जियांगनान प्रांत का एकमात्र मार्शल आर्ट्स एरिना था। रिवर सिटी के एरिना से कहीं बड़ा और आम जनता के लिए बंद। इसके केंद्र में एक विशाल पत्थर का मंच खड़ा था जिस पर प्राचीन रून खोदे थे जो हुक्सिया के मार्शल आर्ट्स के इतिहास को दर्शाते थे। मंच पर प्रदीप गिल गर्व से खड़ा था, अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार करते हुए, उसकी शक्तिशाली आभा पूरी तरह प्रकट। मंच के नीचे लोग कम थे। अधिकांश प्रदीप गिल के आदमी थे, जबकि विहान की ओर से केवल जितेंद्र राणावत, तन्मय और ड्रैगन सोल के कुछ सदस्य थे। दोनों पक्षों की तुलना में विहान के समर्थक स्पष्ट रूप से कम थे। पहले प्रदीप गिल एरिना को खोलना चाहता था ताकि जियांगनान प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञ उसकी ताकत देख सकें, लेकिन सोच विचार के बाद उसने विहान को एक अनिश्चित कारक माना और इस आयोजन को गोपनीय रखने का फैसला किया। प्रदीप गिल ने समय देखा। उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। उसने जितेंद्र राणावत की ओर मुड़ा और उसे तिरस्कार भरी नजर से घूरा। जितेंद्र राणावत, लगता है विहान में हिम्मत नहीं है मुझसे भिड़ने की। समय खत्म होने वाला है। अगर वह नहीं आया तो तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। जितेंद्र राणावत का चेहरा सख्त हो गया और उसने जवाब दिया, विहान ड्रैगन सोल के मुख्य प्रशिक्षक हैं और बाहर एक मिशन पर हैं। देरी होना स्वाभाविक है। प्रदीप गिल ने ठहाका लगाया, मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि तुम इस लड़के को क्यों बचाते हो। वह तो कचरा है। क्या यह इसके लायक है? मिशन पर शायद वह कहीं छिपा बैठा है। बेशर्मी की हद है। जितेंद्र राणावत चुप रहा। उसने तन्मय की ओर देखा और पूछा, जब मिस्टर विहान ने कल तुम्हें बचाया, क्या उसने बताया कि वह कब लौटेगा? तन्मय का चेहरा अभी भी पीला था। वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था।
मिस्टर विहान ने कुछ नहीं कहा। वह, क्या आपको लगता है कि मार्शल एम्पायर सोसाइटी के साथ कुछ हुआ है? हमें उसकी ताकत पता है। उसके लिए मुश्किल में पड़ना मुश्किल है। फिर भी पर्ल नेशन से हमारे विशेष एजेंट ने खबर दी कि मार्शल एम्पायर सोसाइटी अनिश्चित काल के लिए बंद हो रही है और ब्रूस एकांत में जा रहा है। यह मिस्टर विहान से जुड़ा होना चाहिए। अफसोस, हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। जितेंद्र राणावत का दिल चिंता से भर गया। अगर विहान समय पर नहीं पहुंचा तो परिणाम संभालना मुश्किल होगा। वह शिकार बन जाएंगे। प्रदीप गिल ने मंच से समय देखा। उसकी मुस्कान और ठंडी हो गई। उस दिन विहान इतना घमंडी था, सोचा नहीं था कि वह ऐसा कायर निकलेगा जो दिखाई भी न दे। ऐसा डरपोक तुम्हारा मुख्य प्रशिक्षक है? क्या मजाक है। इतने साल गुजर गए पर ड्रैगन सोल में कोई सुधार नहीं। तुमने इस कचरे को मुख्य प्रशिक्षक बनने दिया। देश के लिए अपमान है ना, जितेंद्र राणावत? प्रदीप गिल के कटु व्यंग्य कानों में चुभ रहे थे, पर जितेंद्र राणावत ने गुस्सा दबाया और पीछे खड़े लोगों से कहा, सब ठहरो, मेरे आदेश बिना कोई हिलेगा नहीं। उसने आगे कहा, प्रदीप गिल, मुझे अपमानित करो, पर मिस्टर विहान की बेइज्जती करके तुमने हद पार की। कल ही विहान ने 10 ड्रैगन सोल सैनिकों को मृत्यु के कगार से बचाया था और अकेले ही अनगिनत दुश्मनों को ढेर कर दिया था। अगर विहान वहां न होता या 1 मिनट देर कर देता तो तन्मय निश्चित रूप से मर चुका होता। इसीलिए वह विहान का बहुत बड़ा कर्जदार था और प्रदीप गिल को उसकी बदनामी करते चुपचाप नहीं देख सकता था। मिस्टर विहान, प्रदीप गिल जोर से हंसा। तुम उसे ऐसा कहते हो? वह इसके लायक नहीं। उसके बड़े बड़े बोलों ने ड्रैगन सोल को कीचड़ में घसीटा है। मैं, प्रदीप गिल, ऐसे कचरे को हेय दृष्टि से देखता हूं जो सिर्फ मुंह चलाना जानता है। प्रदीप गिल ने फिर समय देखा और बोला, 30 सेकंड बाकी हैं। अगर विहान अब भी ना आया तो उसे सजा मिलेगी। जिंदा रहना हो तो उसे हुक्सिया से भागना पड़ेगा। उसके दोस्त और परिवार कैद होंगे और उसके माता पिता की कब्रें तोड़ दी जाएंगी। यह उसके घमंड की सजा है। जितेंद्र राणावत, तन्मय और बाकियों के चेहरे पर घबराहट छा गई। क्या मिस्टर विहान के साथ सचमुच कुछ हो गया? वे रिवर सिटी में उसके माता पिता की कब्रें भी तोड़ेंगे? यह तो घोर अनादर है। उस पल मार्शल आर्ट्स एरिना में सन्नाटा छा गया। प्रदीप गिल वहां बेरोक मुस्कान के साथ खड़ा था, मानो उसके शब्द अटल हों। फिर 5 सेकंड बाकी रहते एक जोरदार धमाका गूंजा। दरवाजे खुल गए और एरिना के प्रवेश पर 2 आकृतियां प्रकट हुईं। सामने वाला एक ठंडा घमंडी युवक था, हाथ पीछे बंधे। उसकी अलौकिक आभा सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसने फांग झोंगसिन को सीधे देखा और गरज कर कहा, जब तुम इतनी शिद्दत से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करूंगा।